मैं अपने को मजबूत क्यों ना करूं कि 150 में पेपर लीक तुम करते रहो, हम 120 से ज़्यादा नंबर लाएंगे, तुम पेपर लीक करो, फिर भी हम 75% मेंस में लाएंगे और दिखा देंगे कि हम उन परिस्थितियों में तुम हमारे पर सितम ढाओ, लेकिन हम अपने को इतना मजबूत करेंगे कि हम नौकरी ले लेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। मैं सिविल सर्विसेज 1995 बैच का हूँ और मैंने बीपीएससी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, 39th बीपीएससी 1994 में। तो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा पास करके मेरा पिछला जो है रहा है कार्यकाल, उसमें मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। निदेशक था रक्षा मंत्रालय में, ज्वाइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मैं कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गंगा घाट पे। आपने बहुत सारे ऐसे गुरु देखे होंगे जो कहीं या तो टीवी पे प्रवचन देते हैं या तो किसी सत्संग में, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गुरु से मिलवाने जा रही हूँ। ना ही वो प्रवचन देते हैं, ना ही उपदेश देते हैं। वो देते हैं तो बच्चों को मार्गदर्शन, वो भी शिक्षा का। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं सिविल सर्विसेज 1995 बैच का हूँ और मैंने बीपीएससी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, 39th बीपीएससी 1994 में। तो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा पास करके मेरा पिछला जो है रहा है कार्यकाल, उसमें मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। निदेशक था रक्षा मंत्रालय में, ज्वाइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मैं कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। मेरा स्वैच्छिक निवृत्ति, मैंने सेवानिवृत्ति लिया है और अभी समाज के इस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहिए? मेरी पत्नी का नाम ऋतु जायसवाल है और मैं आईएएस का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के मैं लोगों को मेंटरिंग कर रहा था। वहाँ भी सामाजिक उद्देश्य थे, लेकिन गंगा घाट पे आने का जो मुख्य ध्येय है वो ऋतु जायसवाल को जाता है। उन्होंने बताया कि गंगा घाट पर बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और उनके सामने संसाधनों का अभाव है। आप पूना या नागपुर में कोलैबोरेशन करके अपना इंस्टीट्यूट को बढ़ाने की बात सोच रहे हो, अच्छा होगा कि आप गंगा घाट पे बैठ के इनको गाइड करो, तो एक बहुत बड़ा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो वो एक कारण है कि मैंने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा है और मैं यहाँ आ गया। सर, आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया है? देखिए, दरअसल क्या है कि मैंने ये समझा ज़रूर है कि शिक्षा व्यवस्था, मैं गांव में भी रहा हूं, अभी मैं मुखिया का चुनाव लड़ा। गांव में स्थिति यह है कि आंगनवाड़ी या प्राथमिक शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगा, उच्च शिक्षा अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत ही लचर व्यवस्था है। सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से पढ़ाई नहीं होती है। बिल्डिंग कुछ बन गए हैं स्कूल के, आंगनवाड़ी के भी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 8वां का बच्चा दूसरा का सवाल बिहार में सही में नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ये बच्चे जब यहाँ पहुँच जाते हैं, जिनकी प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं हो, माध्यमिक शिक्षा अच्छी नहीं हो, उसके बाद ये बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, इनको बहुत बड़े मार्गदर्शन की ज़रूरत है। एक अकेला अरुण कुमार इस सब को पूरा बोझ नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, एक मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कब मना है। तो मैं एक छोटा दिया तो जला ही सकता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो सर, आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था में दिया जला रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो जिस जगह पर आप खड़ी हैं, इसके पीछे में जो लॉज है, वहाँ देखेंगे तो एक छोटे से रूम में 3-3 बच्चे क्लम्प्ड व्यवस्था में रहते हैं। खाना खाने के लिए दिन भर में खुद खाना भी बनाते हैं और हमें लगता है 30-40 रुपये में दिन भर का खाना खा लेते हैं। मकान मालिक का किराया भी देना है, पढ़ाई करनी है, अपने पेरेंट्स के सपनों को भी जीना है। इस व्यवस्था में यहाँ पर 5 से 7 लाख बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे जॉब ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर इनको सही मार्गदर्शन मिले तो इन बच्चों में इतनी क्षमता है, इतनी लगन है कि ये अधिकारी का जॉब पूरे हिंदुस्तान में ले सकते हैं। और जिस दिन अधिकारी का जॉब लेने की स्थिति में हो जाएंगे, उस दिन संभवतः बिहार का इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर, जैसा कि आप यहाँ पे बैठ के सिविल सर्विसेज का तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जब सिविल सर्विसेज का पेपर होता है और पेपर लीक हो जाता है, तो उस टाइम आपको कितना दुख होता होगा? देखिए, पेपर लीक होना जितना भी हम शिकायत कर लें वो कम है। मैं इसके लिए वाकई में भर्त्सना करता हूँ, लेकिन एक दूसरा चीज़ है, मैं अपने को मजबूत क्यों ना करूँ कि 150 में पेपर लीक तुम करते रहो, हम 120 से ज़्यादा नंबर लाएंगे, तुम पेपर लीक करो,
फिर भी हम 75% मेंस में लाएंगे और दिखा देंगे कि हम उन परिस्थितियों में तुम हमारे पर सितम ढाओ, लेकिन हम अपने को इतना मजबूत करेंगे कि हम नौकरी ले लेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। मैं पॉजिटिव साइड में ज़्यादा जाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो दुख तो होता होगा मन में कि इतने मेहनत से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लेकिन सारा मेहनत बेकार हो गया, स्टूडेंट्स का भी इतना एफर्ट लगा। ये पूरी गंदगी मैं साफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक झाड़ू लेके यहाँ सफाई थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैं वही झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ। सर, लगता है कि आप जो ये पहल स्टार्ट किए हैं वो काफ़ी मतलब अच्छा जाएगा। जी हाँ, ये पहल अच्छा जाने ही है, क्योंकि बच्चे सही मार्गदर्शन की खोज में कोचिंग दर कोचिंग भटक रहे हैं। और ये यहाँ पर जो मिल रहा है, ये एक नया पहल है कि समाचार पर विचार, व्यूज ऑन न्यूज, इससे हम अपने टेक्स्ट बुक को जोड़ते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न अब वहीं से आ रहे हैं, चाहे वो पीटी का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो। तो ये एक समग्र शिक्षा प्रणाली है अपने आप में, जिससे कि हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे, तो प्रभाव तो इसका आएगा। सर, जैसा कि मैंने अभी देखा, यहाँ 50 की संख्या में बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, तो बच्चों की संख्या क्या धीरे धीरे बढ़ रही है? हमें तो शायद ज़्यादा बच्चे दिख रहे थे, करीब 100-150 रहे होंगे नहीं। हाँ, जब मैंने शुरुआत किया तो उस दिन 40 थे। आज जो मेरा पेपर बटा है तो करीब 150 थे। तो 5 दिन में 6 दिन में अगर बढ़ते जा रहा है, और प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है। अभी बहुत पुरानी पहल नहीं हुई है, करीब 1-1.5 हफ्ता हुआ है। हमें लगता है 3-4 महीना में, अभी दरोगा का परीक्षा चल रहा है, इस कारण भी बच्चे जो है सो कम आ पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ भी चल रही हैं, और शायद ग्रुप डी का भी एक परीक्षा अगले संडे को है। तो ये कारण होगा कि 150 बच्चे अभी पहुंच पा रहे हैं। उम्मीद है कि आएंगे, क्योंकि जहां सही मार्गदर्शन हो, कोई लोभ लालच ना हो, उद्देश्य बड़ा अच्छा हो, नापाक इरादे हो, तो स्वाभाविक है कि जमात तो आएंगी हो। जी। तो ये अरुण कुमार सर थे, जो कि गंगा घाट पे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, और इनका कहना है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे एक जोत जलाना ज़रूरी है। अंधकार कितनी भी हो, लेकिन जोत तो जलाना ही चाहिए। इनकी पत्नी रितु जायसवाल भी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से ख्याल आया कि बच्चा लोग के लिए यहाँ क्लासेस चलवाना चाहिए? देखिए, ख्याल आने के लिए ना कोई बहुत अच्छा वाला विज़न नहीं आया था। यहाँ की चीज़ें इतनी निकम्मी है ना, सरकार का व्यवस्था इतना निकम्मा है कि लोग अपना जब नौकरी मांगने जाता है तो लात जूते खाते हैं। ठीक है, जो मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, बैक डोर से सनी लियोनी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ये मजाक बना के रखा है। ये अगर ये जोक है तो ये जोक जो है उन्होंने बिहार के बच्चों के भविष्य को जो मजाक बना के रख दिया है। तो मैम, आपको नहीं लगता आप शिक्षा व्यवस्था से इतने परेशान हो के बेच करके, कर्ज ले करके, हम जानते हैं अगर हम दिल्ली में रह रहे होते तो उस माँ बाप के तकलीफ को नहीं समझ सकते थे, जो अपने जेवर गहने बेच करके अपने ज़मीन, एक घराड़ी का एक ज़मीन होता है उसको गिरवी में रख करके, खेती का ज़मीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। बच्चा यहाँ चना भुंजा गुड़ खा करके पढ़ता है कि निकालेंगे, और वहाँ पर ये पैसे ले करके और क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, आउट करते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए क्या? तो मैंने ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई बहुत अच्छा ख्याल आया और बड़े अच्छे ख्याल, इनके निकम्मेपन के कारण ना, इस व्यवस्था के निकम्मे और घटियापन के कारण आज यहाँ पर मुझे आना पड़ा है, और ये रहूँगी मैं यहाँ पे। मैम, आपको नहीं लगता जो नीतीश कुमार बार बार शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं वो पूरी तरीके से बिहार में ध्वस्त है? आप तुलना भी करेंगे ना अगर पहले की अपेक्षा अभी से, तो पहले जो है ना सच में गुरु हुआ करते थे। वही स्कूल, वही सरकारी स्कूल, बेशक बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन जो टीचर्स होते थे ना सही मायने में बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, वहाँ पर शिक्षा थी। मगर आज जिस प्रकार की स्थिति है, बिल्डिंग्स तो बहुत चमकदार बन गए, क्योंकि बिल्डिंग में कमीशन तुरंत मिलता है, तुरंत जो है ना 40% का कमीशन बिल्डिंग्स में पहुँचता है। तो बिल्डिंग देखेंगे कि खूब बनी, ठीक है, खूब बनी, लेकिन शिक्षा का स्तर मतलब कम नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। आज जो बच्चा बिहार में बन रहा है ना, सच बताएं कि वो सिर्फ उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ अपना उनका एफर्ट है, उनकी अपनी मेहनत है, जिसके कारण आज अगर कुछ भी नौकरी बच्चा तमाम तरह के दबाव के बाद, तमाम तरह के क्वेश्चन पेपर लीक के बाद, तमाम तरह के जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं के बावजूद भी बच्चा अगर यहाँ पर निकल रहा है ना, तो उसमें
किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस समाज का, ना इस राज्य का, ना यहाँ की सरकार का। ये बच्चे का अपना मेहनत है कि ये करेंगे नहीं तो करेंगे क्या। ये एक बड़ा प्रश्न है बच्चों के सामने में कि अगर पढ़ के नौकरी नहीं निकाले तो बिहार में करेंगे क्या। एक बड़ा प्रश्न है बच्चों के सामने कि पढ़ के अगर नौकरी नहीं निकाले तो करेंगे क्या। तो मैम वैकेंसी भी तो निकलनी चाहिए। वही बात तो है ना कि ये तो बात सरकार को, बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी निकलती भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पीछे के दरवाजे से सीटें बिक जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आज इन बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है कि आप जो बोली कि पीछे से लोग आता है सीट बिक जाता है, तो ऐसे में इन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है? बिल्कुल है, तभी शायद वही वजह है कि हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तूफान में एक दिया ले करके रोशनी ढूंढ रहे हैं, बुझ ना जाए ये डर हमको भी है कि वो एक छोटा सा दिया ले करके आज जो रोशनी जला रहे हैं वो दिया बुझ ना जाए, ये डर जितना उन बच्चों को उतना हमें भी है कि क्या हम चला पाएंगे। कल ऐसा तो नहीं कि पढ़ाते हुए बच्चों के साथ यहीं पे लाठीचार्ज हो जाए, कि तो पढ़ा करके और जागरूक कर रही है और बच्चों के भविष्य को कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो कहीं ना कहीं डर है आपको कि यहाँ भी लाठीचार्ज हो सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है और हम भी तैयार हैं और यहाँ के बच्चे भी तैयार हैं कि यहाँ, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है, रोज़ रोज़ कोई चीज़ होता है ना तो आप आदत हो जाती है ना। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो भी है ना उनको आदत हो गई है, नौकरी मांगने जाओगे तो डंडे पड़ेंगे, सड़कों पे मारा पीटा जाएगा। तो यहाँ के बच्चे ना इसके मतलब आदी हो चुके हैं। तो ये हैबिट बन गया है। सरकार का निकम्मापन बच्चों की हैबिट में आ गई है कि सरकार ऐसे करती रहेगी, फिर उसके बावजूद भी हमें लगे रहना और निकालना है किसी तरीके से। मैम जैसा कि आप बोली कि सरकार से अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो डंडे पड़ने वाले हैं, अगर रोड पे घसीटे जाएंगे, तो ऐसे में आप एक पहल का स्टार्ट की हैं, सर भी पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत से मॉर्निंग। तो क्या आपको लगता है कि इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा? नहीं, कोशिश हमारी सरकार, सरकार अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि इतने इंटरेस्ट से बच्चे यहाँ पे। बच्चे तो इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, पेपर भी देते हैं, लेकिन पेपर देने से पहले ही पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। हाँ, तो यही सारी चीज़ें तो है ना, पर कोशिश छोड़ दें, फिर मेहनत करना छोड़ दें कि ऐसा ही होगा ये मान के बैठ जाए। एक इनके इस पर एक कोटेशन है, जरा इस कोटेशन पर जरा फोकस कर दीजिए। इनके इस कोटेशन, Take every chance, drop every fear. The opportunity for a second chance. तो मैम मतलब बिहार का शिक्षा, चांस ड्रॉप एवरी फियर, तो यही चीज़ें हैं, यही करने की ज़रूरत है। सेकंड चांस, दूसरा चांस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये दूसरा चांस हमें मिलेगा। इसीलिए टेक एवरी चांस, ड्रॉप एवरी फियर। भय से मुक्ति ही आज़ादी है। और यहाँ के बच्चों के मन में जो भय है कि क्वेश्चन आउट हो जाएगा, हम एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, सब भय है। इसको दूर करेंगे तभी शिक्षा की जो लौ है जलेगी। ये भय को मुक्त करना। कब तक सेकंड चांसेस लेंगे, कब तक सेकंड चांसेस लेंगे? लड़ रहे हैं, देखते हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल, मीडिया भी इस चीज़ को सच तक है, वो पूरे प्रमुखता से और इसको छापे लेकर के सामने आए, जो सच्चाई है वो लेकर के आए। शायद मुझे लगता है कि एक आज़ादी तो मिली, अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ, मुक्ति मिली, लेकिन मैम क्या लगता है कि पूरी तरीके से अभी भी आज़ाद है? आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से हम गुलाम हो चुके हैं, नहीं है पैसे, लोगों की जेबें खाली हैं, ठीक है। तो अभी ज़रूरत है, एक दूसरी लड़ाई की ज़रूरत है और वो है देश को आर्थिक आज़ादी से, बिहार को आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है, यानी कि रोज़गार की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी थी, जिनका कहना है कि यहाँ लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अगर यहाँ लोग रोज़गार भी मांगने जाते हैं तो उन्हें घसीटा जाता है, मारा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर लोग सरकार से रोज़गार मांगने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। आगे की खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज़ के साथ।